कहते हैं ज्योतिष साइंस को टक्कर नहीं दे सकता। अगर साइंस को टक्कर नहीं दे सकता है तो ज्योतिष में आप गणना कर सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण के बारे में कैसे बता देते हैं। मैंने वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को जो है गणना में पाया है कि कांग्रेस वहाँ अपनी सरकार में, मुख्यमंत्री कौन बनता है वो मैं नहीं कह सकता। हल्दी की गांठ थोड़ी सी पीले कपड़े में अपने पुराने समय के हिसाब से अपने बुजुर्गों से सिलवा कर विधि पूर्वक अपने गले में अगर आप धारण करते हैं तो निसंदेह तो पुखराज से डबल मार करें। नमस्कार, व्यू स्टूडियो में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपना भविष्य जानने की उत्सुकता हमेशा से रहती है और ज्योतिष को आधार मानकर हम अक्सर अपना वर्तमान, भूत और भविष्य जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्योतिष का मानव जीवन पर कितना असर पड़ता है, यह जो प्रश्न है वो हमारे मस्तिष्क में हमेशा से कौंधता रहता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित सतीश शास्त्री जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों का कितना असर मानव जीवन पर पड़ता है। सर, व्यू स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक अभिनंदन है आपका। पंडित जी, सबसे पहले है तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि ज्योतिष की कितनी शाखाएं हैं। देखिए, जो ज्योतिष है जी इसमें प्रश्न विद्या जी के द्वारा देखा जाता है इसे। और ज्योतिष में हम इसे कुंडली के आधार पर जब लेते हैं तो इसका एक लगन चार्ट है। कई लगन चार्ट पर देखते हैं, कोई नवांश कुंडली से देखता है, कोई सप्तमांश में देखता है। तो कुंडली में दशाएं होती हैं, इसमें विश्वांतरी महादशा भी देखी जाती है। जी अलग अलग प्रकार के ढंग से कुंडली देखी जाती है। कुछ लोग जन्म से कुंडली को देखते हैं तो उसमें जो हमारे जो नवग्रह हैं, नवग्रहों के साथ 12 राशियां हैं। और ये जो 12 राशियां, इसमें जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल हैं तो वृश्चिक के भी मंगल हैं। जैसे वृक्ष राशि के स्वामी शुक्र हैं तो तुला के भी शुक्र हैं। ज्योतिष जो है अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। पंडित जी, सबसे पहले मैं यही जानना आपसे चाहूंगी कि एक फलित ज्योतिष होता है, एक वैदिक ज्योतिष होता है, एक अंक ज्योतिष होता है, इनमें क्या अंतर क्या है? देखिए, जो फलित ज्योतिष है जी, इसको आपको फलित करना पड़ता है। गणित द्वारा जो आप गणना करते हैं जी उसके, और दो जो अंक ज्योतिष है वो अंकों पर आधारित होता है। जी 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 ठीक है जी। और उसके साथ साथ जब भी हम ज्योतिष की बात आती है तो ज्योतिष में आप इसको एक गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं। विशेष रूप से कुछ ज्योतिषाचार्य जो हैं लगन कुंडली के आधार पर और दशाओं के आधार पर कुंडली देखते हैं, और जिसे आप सिक्स सेंस कहते हैं, छठी इंद्री, बिल्कुल उसके द्वारा भी कुंडली को देखा जा सकता है। पंडित जी, जो ग्रहों का मानव जीवन पर हम कितना असर पड़ता है हमारे जीवन पर, देखिए तो और उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपसे कि क्या कोई ज्योतिषीय उपाय के जरिए हम घटनाओं को रोक सकते हैं? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं आपको बताता हूँ, ज्योतिष का हमारे जीवन पर इतना प्रभाव रहता है कि जो हमारा शरीर है जी, जब हम कुंडली देखते हैं, अब मैं कुंडली देखता हूँ तो हर व्यक्ति का एक अपना जन्म से एक तरीका बन जाता है देखने, एक डॉक्टर का तरीका बनता है, ऐसे ज्योतिष जा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, कई लोग कहते हैं ज्योतिष साइंस को टक्कर नहीं दे सकता। अगर साइंस को टक्कर नहीं दे सकता है तो ज्योतिष में आप गणना कर सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण के बारे में कैसे बता देते हैं। ज्योतिष के आधार पर अगर देखा जाए, अगर आज आकाशवाणी के लिए बोला जाता था, आकाशवाणी किसका हिस्सा है? ज्योतिष के, ज्योतिष से निकला है, इसको ज्योतिष से ही निकाला गया है। तो ज्योतिष जो है ये एक भगवान की देन है। ज्योतिष पढ़ने से नहीं आएगा, गणना करने से भी नहीं आएगा। जब तक आपकी छठी इंद्री और ईश्वर के साथ आपका जो संपर्क नहीं होगा, तब तक आप ज्योतिष में कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी लगन कुंडली है जी, जब सूर्य चढ़ता है सुबह जी, एक नया उजाला नजर आता है तो ज्योतिष का भी वहीं से उदय होता है। और जब सूर्य हस्त हो जाता है तो ज्योतिष वहाँ पर रात को समाप्त भी हो जाता है। ज्योतिष आचार्य, जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, वो सूर्य की गणना से ही, सूर्य के साथ मिलाकर ही गणना करते हैं। उसी के आधार पर ज्योतिष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ लोग आप देखते हैं सिर्फ कुंडली देखते हैं और लगन में सिर्फ एक ग्रह को देखेंगे, बृहस्पति को। बहुत सारे लोगों को आप देखो थोड़ी सी दशा देखेंगे जिसको आप बोलते हैं इन्होंने सिद्धि की है, ऐसा नहीं। उनका अनुमान हो जाता है और वो उसी अनुमान से कुंडली में जमा गुना कर उसका अर्थ निकालते हैं और वो ज्योतिष में फलित होता है। इसे फलित ज्योतिष के रूप में आप देख सकते हैं।
पंडित जी, जैसे कि भविष्यवाणियाँ अक्सर ज्योतिषाचार्य करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं 4-5 बिल्कुल। महीने के बीच में, तो आपकी तरफ से क्या भविष्यवाणी रहेगी? मैं पहले पीछे आपको बताता हूँ कि पीछे मैंने कुछ गणनाएं की थी, जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटों की गणना की थी और 67 आई थी। दूसरी बार मैंने 62 की थी, वो 64 आई थी। थोड़ा बहुत ज्योतिष वो ऊपर नीचे रहता होता है, है। जी जी। तो अगले मैंने पंजाब में जो गणना की है, पंजाब में वहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा बनती है। पंजाब की जो इस समय रणनीति है कहीं ना कहीं दिन ब दिन चेंज हो रही है, तो बिल्कुल। उसके लिए हमें पर्टिकुलर जो चीफ मिनिस्टर के चेहरे होते हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी कुंडलियाँ भी देखनी पड़ती हैं। मैंने जो अभी अनुमान लगाया है, अब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में इस समय चन्नी जो हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल जी की भी जो पार्टी है आगे बढ़ रही है काम करने के लिए। वहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है इक्का दुक्का कोई उस समय कोई ऐसा समय किसी की कुंडली में जिसके ग्रह बहुत मजबूत होंगे, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री किसे कहा जा सकता है उसके आधार पर सरकार। लेकिन इस समय मैंने वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को जो है गणना में पाया है कि कांग्रेस वहाँ अपनी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनता है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस का मेरे पास इस समय जो है चित्र है, एक उसकी जो भावना है उनकी, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ, उसकी गणित किया है, और आम आदमी पार्टी और उसके बीच, दोनों के बीच में बराबर टक्कर देखने को मिलेगी। और जहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा अगर बनता है तो उसमें कांग्रेस को वहाँ पर पूर्ण बहुमत के रूप में, मतलब बाहर से समर्थन मिल सकता है और वहाँ पर पूर्ण बहुमत भी मिल सकता है, बिल्कुल। कांग्रेस को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैंने बताता रहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में खुद वो हार जाएंगी अपनी सीट से, जो ममता जी। ममता बनर्जी हैं खुद हारेंगी, और 200 सीटों के साथ वो वहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। भाजपा वहाँ पर 70 और 105 में सिमट जाएगी। लेबनान शहर में विस्फोटक होना, पाकिस्तान में जहाज़ गिरना, भारत 2 हिस्सों में दुबई बनाएगा, इन चीज़ों की मैंने गणना पहले से की हुई थी। अब भी मैंने कोरोना महामारी पर गणना की है। मैंने इसको टुकड़े टुकड़े, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे हिस्सों में मैंने इसको, अभी कोरोना महामारी को फिर से नवंबर में कह दिया था कि दोबारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा। तीसरी लहर नहीं, छोटा छोटा, क्योंकि जो हमें वैक्सीन हुई है जी। इस वैक्सीन की एक सीमा है, जो औषधि हमारे अंदर गई हुई है उसकी सीमा है। धीरे धीरे फिर से ये कोरोना जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में, फिर राज्यों में, फिर देश की कुछ सीमाओं में नजर आएगा, फिर से ये धीमा हो जाएगा। जी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसका प्रभाव फिर से देखने को मिलेगा। तो पंडित जी, जिस तरह से जो वर्तमान समय में जो ग्रहों का परिवर्तन चल रहा है, तो उसका मानव जीवन पर कितना असर पड़ेगा? अलग अलग राशि के ऊपर, अलग अलग लोगों के ऊपर किस तरह से असर बिल्कुल। पड़ेगा? उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जितने भी लोग बीमार होते हैं, जब हमारी दशा शनि की दशा चल रही है, शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, इस समय मार्गी हो चुके हैं। बिल्कुल। शनि अंतर शनि जब आता है तो ये एक गर्म कपड़ा होता है ना, जैसे गर्म कपड़े को कोई धोता है जी। और धोकर साफ करता है, शनि वैसे करते हैं। लोगों को लगता है शनि बहुत क्रूर ग्रह हैं, शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, सभी ग्रहों में माननीय है, सूर्य के पुत्र हैं, इनमें मतभेद हो सकते हैं, शत्रुता नहीं हो सकती। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में, मैं उसे तो नहीं खारिज कर सकता, ज्योतिष में इसको एक दूसरे का शत्रु कहा गया है, लेकिन पिता के और पुत्र के भाव से देखा जाए तो शनि इस समय अच्छा करेंगे। इन दिनों लोगों को गॉल ब्लैडर में बहुत समस्याएं होंगी, महिलाओं को गुप्तांग में परेशानी होंगी, यूट्रस बहुत रिमूव होंगे, और आंखों के अंदर बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये किससे? शनि की वजह से। शनि की जो दृष्टि है वो टेढ़ी है, लेकिन वहाँ पर बृहस्पति जो हैं एक अच्छी युक्ति रखते हैं, और उनकी जो शनि की जो पहली दृष्टि है, तीसरी है, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, इस तरह ग्रहों की दृष्टि होती है। जिसकी कुंडली में जैसे जैसे ग्रह होंगे, लोग बोलते हैं गोचर के ग्रहों से ऐसा होगा। मैं गोचर के ग्रहों को नहीं मानता। गोचर में ये टेबल भी आ रहा है, मोबाइल फ़ोन भी आ रहा है, आप भी आ रहे हैं। गोचर के ग्रहों से आप ब्रह्मांड का अनुमान लगा सकते हैं, राज्य का, क्षेत्रों का, छोटी छोटी पर्टिकुलर चीज़ों का। एक व्यक्ति की कुंडली का अनुमान होना बहुत जरूरी है। उसकी कुंडली के आधार पर 9 ग्रहों पर पूरी प्रेडिक्शन कर, उसकी दशा को देखकर, उसके पारिवारिक संबंध कैसे हैं, परिवार में कैसी कुंडलियां हैं, धर्मपत्नी कुंडली कैसी है, उसी पर निचोड़ निकाला। जैसे आप किसी बच्चे की कुंडली रखी है मेरे सामने, तो उस बच्चे की कुंडली से मैं आपके बारे में बताना शुरू कर दूंगा जी। तो कुंडली पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली होनी चाहिए। अगर, और ये भी बताऊँ आपको,
केवल लगन कुंडली के आधार पर व्यक्ति कुंडली नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है, लगन कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं तो नवांश कुंडली में वो उच्च का फायदा दे रहे हैं और आपकी लगन कुंडली पर भी उसका वही प्रभाव हो रहा होता है। कई लोग कहते हैं हमने कुंडली मिलान किया, 33 गुण मिले, 34 गुण मिले, 27 गुण मिले, लेकिन वहां पर हमें अपनी धर्मपत्नी को त्याग देना पड़ा या पत्नी ने पति को त्याग दिया। ये क्यों होता है? क्योंकि हम वहां पर लगन कुंडली को नहीं देखते हैं, उसके पांचवें घर के ग्रहों को, 7वें घर के, साधारण भाषा में बताऊंगा 9वें घर में। तो ये सब चीजें हैं, वह संतान का घर भी देखना है, सुख का घर भी देखना है, समृद्धि का घर भी देखना है, आगे हम कैसे चलेंगे वो सब देखकर चला जाता है। जी 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 बिल्कुल। आपसे मैं यही पंडित जी जानना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है कि किसी राशि में मंगल भारी है और किसी में शनि भारी है, तो ये जो दो ग्रह हैं, इन दो ग्रहों को बहुत सख्त और क्रूर ग्रह माना जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि इसका असर ज़्यादातर राशियों के ऊपर जी होता है? मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में पहले घर में अगर मंगल हो तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। जी चौथे घर में हो मांगलिक दोष होता है। कुछ लोग छठे घर को भी लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में उसका कहीं कहीं उदाहरण मिलता है। 7वें घर को भी मांगलिक आता है और 8वें को भी मांगलिक दोष कहा जाता है। लेकिन उत्तर से दक्षिण भारत में दूसरे घर को भी मांगलिक बोला जाता है। जी मंगल का प्रभाव जो है वो स्त्री के सुख के लिए देखा जाता है और पति के सुख के लिए। जी पहले घर में होगा तो 7वें घर को देख रहा है तो वहां पर धर्मपत्नी की मृत्यु हो सकती है या पति की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। जी लेकिन मंगल जो है अगर आपके लगन में कर्क राशि का है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। अगर आपका मंगल पहले घर में है, केंद्र में क्रूर ग्रह हैं राहु और केतु, और मुहूर्त दीपक मुहूर्त चिंतामणि में 7 शब्दों में लिखा गया है, ना मंगली केंद्र गतेज राहु। कि केंद्र में राहु और केतु होने से मंगल भंग हो जाता है। जी मंगल भंग हो जाता है और उसमें मंगल का जो है प्रकोप नहीं लगता। दूसरा, 27 और 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष नहीं लगता, मैं सबको बता दूं। और जो भी मांगलिक दोष वाली लड़कियां हैं या लड़के हैं विवाह करना चाहते हैं वो 22 साल की आयु में कर सकते हैं, 25 में भी कर सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में मंगल को कौन सा ग्रह काट रहा है। राहु काटता है, शुक्र काटता है, बृहस्पति काटता है। सिर्फ उस पर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य उस पर अगर सही ढंग से काम करें तो उसका पंडित जी, प्रभाव कभी कम कभी हो ऐसा सकता है। भी होता है कि किसी एक राशि के ऊपर कुछ भी ग्रह जो होते हैं बहुत भारी होते हैं जी, या उस राशि को प्रभावित कर रहे होते हैं। अगर वही व्यक्ति अगर विदेश में चला जाता है तो क्या उसके ग्रह बदल जाते हैं? नहीं, जन्म जैसे मातृभूमि नहीं संबंध छोड़ती है, जी ग्रहों का प्रभाव नहीं कम होता है। ग्रहों का प्रभाव नहीं कम होता, उसका रहन सहन चेंज हो जाता है और कुछ परिवर्तन जरूर उसके जीवन में आता है, क्योंकि वो ग्रहों के प्रभाव से ही होता है। बृहस्पति भाग के भाग्य स्थान में होंगे तो आपके भाग्य को उदय करने की कोशिश करेंगे और वहां लेकर जाएंगे जहां पर आपकी चर्चा होगी। तो पंडित जी, 9 ग्रहों में से ये जो ग्रह हैं ये किस किस तरह से, जैसे ये होता है जो बृहस्पति ग्रह है या मंगल ग्रह है या शनि ग्रह है या और भी जो ग्रह हैं, वो किस किस तरह से राशियों के ऊपर प्रभाव उनका पड़ता है? देखिए, जो सूर्य हैं, जी सूर्य अगर आपके लगन में होंगे, जी सूर्य कैसे ग्रह हैं? अग्नि की तरह बिल्कुल। सामने वाले को जलाकर रख देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन में सूर्य होगा, या उच्च राशि का सूर्य होगा, मेष राशि का सूर्य होगा, सब राशि का होगा, शत्रु राशि का होगा, उसी संबंधित वो आपको फल देगा। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा बनकर आप उभरेंगे। आप उसके किसी बड़े व्यक्ति के, वरिष्ठ व्यक्ति के सलाहकार हो सकते हैं। आप उसमें कोई मुख्य पद पर वहाँ पर विराजमान हो सकते हैं। किसी राजा की अध्यक्षता में आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा माननीय ग्रह है और ये राजा भी हैं। और बृहस्पति जो है ये आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है, साधु संग करवाता है, साधुओं के साथ रखता है, जहाँ आपको भागवत भाचक बना देता है, जहाँ अच्छे ज्योतिषाचार्य के रूप में। लेकिन धन की कहीं ना कहीं वो कमी रखता है, क्योंकि उसका धन के साथ कोई संबंध नहीं है। विद्या में आप बहुत गुणी होते हैं, क्योंकि जो विद्या
वान व्यक्ति होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास धन की थोड़ी सी कमी होती है। तो इस तरह से ये जो आपने कहा कि विभिन्न ग्रह विभिन्न प्रकार का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य ही डालते हाँ हैं, जी। तो इसमें हम पृथ्वी की तुलना कहाँ कर सकते हैं? देखिए, जो ये पृथ्वी है, शास्त्रों में पृथ्वी को एक माता के रूप में देखा गया है। पृथ्वी के इर्द गिर्द जो नवग्रह हैं, पृथ्वी के इर्द गिर्द जो परिक्रमा कर रहे हैं, इनका प्रभाव एक ये आकर्षित करती है ग्रहों को अपनी तरफ। नवग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव है, और मनुष्य जो है पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं भोगने के लिए आया हुआ है। सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी पर जब भी व्यक्ति जन्म लेता है वो भोगने के लिए आया। जो रत्न हम पहनते हैं, जैसे जी, कि जी। अंगूठियां हमें बताई जाती हैं, इसका असर कितना रहता है मानव जीवन में? देखिए, रतन जो है एक पेशा भी है, लोगों का व्यवसाय भी बढ़ाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको शुद्ध रतन मिलते हैं, रतन हम जब लिखते हैं, जो कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखा रहा है, जब वो अपने सही ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, ज़्यादातर मंत्रों में ज़्यादा असर बताया गया है। रत्नों का प्रभाव तब आप मान सकते हैं जब आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, जीवन में आपके पास कोई साधन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, उस समय आप रत्न ले सकते हैं। रत्नों से ज़्यादा अच्छा है आप पूजा पाठ करें, विधि विधान से, बीज मंत्रों का, तो उसका उतना ही असर बिल्कुल रहता दिखता है है। जितना कि रत्नों का असर देखिए, रहता पुखराज एक ऐसा रत्न है, कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, निसंदेह इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मस्तक में तनाव जरूर आता है, मस्तक में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याएं जो हैं आगे आकर उजागर होती हैं। उससे कोई ना कोई आपको रोग लग सकता है, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं रतन डालने से, अगर आप वो रतन छूट नहीं करते हैं जी। क्योंकि अब रतन पर आपकी आंखें जो हैं, आपने रतन देखे हैं, बैंकॉक के पुखराज आ रहे हैं, श्रीलंका के पुखराज आ रहे हैं, बर्मा से पुखराज आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी पुखराज निकलते हैं। कुछ चातम पुखराज होते हैं जो इनके अंदर इनकी ग्रेविटी को देखा जाता है, इनके अंदर क्षमता होती है। उससे रतन में आप हल्दी की गांठ भी अगर धारण करते हैं, बिल्कुल, मैं यहीं पर आ रही थी कि कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कोई जो रत्न होते हैं खास तौर पे जो महंगे होते हैं, आपने पुखराज की बात की, वो महंगे होते हैं, आम आदमी इसको खरीद नहीं सकता। जी जी। तो कोई और ऑल्टरनेटिव भी उतना जी ही जी। असर अगर करता है? आप मानिए पुखराज नहीं डाल सकते हैं जी, तो आप उसके लिए ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह बृहस्पति नमः का जाप करें। शास्त्रों में ग और म की, न और म की जो है आपस में थोड़े मतभेद हैं। आप कोई ग्राम ग्रीम ग्रोम बोलता है उसको कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह बृहस्पति नमः का जाप करना है। हल्दी की गांठ थोड़ी सी पीले कपड़े में अपने पुराने समय के हिसाब से अपने बुजुर्गों से सिलवा कर विधि पूर्वक अपने गले में अगर आप धारण करते हैं तो निसंदेह वो पुखराज से डबल मार करेगा। क्या बात है जी। तो पंडित जी, आपसे बातें करने की तो बहुत इच्छा हो रही है और बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में कौंध रहे हैं कि वो भी पूछा जाए, लेकिन जो ज्योतिष है वो एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। तो जो घड़ी की सुइयां हैं वो कह रही हैं समय समाप्ति की ओर है। तो आज आपने हमें बताया कि किस तरह से जो ग्रहों का असर है मानव जीवन पर पड़ता है, ये हमने आपसे जाना। तो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने पंडित जी से जाना कि किस तरह से जो ग्रहों का असर है जीवन पर पड़ता है और कैसे उपाय करने से जो इस असर को दूर किया जा सकता है। तो आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।